बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने ये टॉपिक करना है मास वेस्टिंग, जिसको उर्दू में हम कहते हैं चट्टानी मवाद का सकली बहाव। मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग जो है वो आपने वैसे तो ना देखी हो, लेकिन अक्सर जो है वो आपने न्यूज़ वगैरह में जो है इस चीज़ को सुना होगा कि पहाड़ों के एक कोई जैसे हिली एरिया कोई दिखाते हैं और बताते हैं जी इस रास्ते से नीचे गुजरने वाली सड़क जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है, क्योंकि उस पहाड़ का एक बहुत बड़ा सा जो तोदा है वो नीचे सड़क पर आके जो है वो गिर गया है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लॉकेज जो है वो हो गई है सड़क की। तो दिस इज़ दी मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट भी इसको कहते हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो मूवमेंट ऑफ द अर्थ मटेरियल मैसेज ऑफ द रॉक्स डेब्रिस, जिनको हम कहते हैं बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, इज़ कॉल्ड दी मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। यानी कशिश शकल के बायस चट्टानों के बड़े बड़े जो तोदे टूट जाते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड दी मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। अब ये मवाद की जो हरकत है इसकी बहुत सी जो है वजूहात हैं, और इसकी वजूहात में जो मेन दो चीज़ें आ जाती हैं वो हैं वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग का टॉपिक पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें जो है मुख्तलिफ फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो रॉक्स को डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज करते हैं। अब वो जो डिसइंटीग्रेट हुआ हुआ मटेरियल है वो क्या होता है, अब कि वो जो टूटा हुआ मटेरियल है जिसमें क्रैक्स बड़े बड़े डेवलप हो गए हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जो है वो, क्योंकि स्लोप होती है, यानी अगर कोई हिली एरिया है वहाँ पर स्लोप है, तो ये टूटा हुआ वेदर्ड हुआ हुआ मटेरियल जो है वो उस स्लोप की वजह से जो है और कशिश शकल की वजह से जो है वो नीचे की तरफ जो मूव करता है। और मेन यानी इसकी रीज़न्स यही होती हैं। अब वेदरिंग को तो आपने डिटेल से पढ़ा था, इरोजन मैंने आपको नहीं बताया था। वेदरिंग और इरोजन एक ही प्रोसेस है, दोनों में फ़र्क ये है कि जो वेदरिंग है वो उसमें टूटा हुआ मटेरियल जो है वो अपनी जगह पर ही रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता, जबकि इरोजन में इरोड हुआ हुआ मटेरियल जो है बाज़ दफ़ा डेनुडेशन एजेंट्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हवा जो है किसी चीज़ को, किसी रॉक को वेदर्ड करती है, तो वेदर्ड हुई हुई चीज़ अपनी पेरेंट जगह पर ही ढह जाती है टूट के, जबकि इरोजन में क्या होगा कि ये टूटा हुआ मटेरियल हवा के साथ उड़ के किसी दूसरी जगह पर भी पहुंच जाएगा। तो वेदरिंग जो है वो एक महसूस एरिया तक ही महदूद रहती है, जबकि इरोजन जो है वो बहुत वास्ट है, एक जगह से दूसरी जगह टूटा हुआ मटीरियल मूव जो है वो कर जाता है। अब देयर आर the different forms are the types of the weathering, सॉरी मास वेस्टिंग। और मास वेस्टिंग की ये जो टाइप्स हैं इनको आमतौर पर जो मटेरियल की मूवमेंट की जो स्पीड है उसकी बिना पर जो है वो क्लासिफाई किया गया है। इसकी जो बड़ी इकसाम है, ये शार्प ने 1938 में इसकी 4 बड़ी किस्में जो हैं वो बनाई थी। अब इसमें सबसे पहले है क्रीप। क्रीप कहते हैं रींगना, वेरी स्लो मूवमेंट। फ़्लो का मतलब होता है जब इसके साथ पानी मिल जाए, एक बहाव की सूरत में वो चीज़ आ जाए तो उसको हम फ़्लो मूवमेंट कहेंगे। स्लाइड का मतलब होता है फिसल कर किसी चीज़ का जो है वो नीचे की तरफ मूव करना, जैसे आप झूले स्लाइड वाले लेते हो तो उसके ऊपर आप घिसट के या फिसल के जो है वो नीचे की तरफ आते हो। फॉल का मतलब होता है बहुत तेज़ी से धड़ाम करके किसी चीज़ का गिर जाना, डेट इज़ कॉल्ड द फॉल। यानी क्रीप स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, स्लाइड को मोर मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट कहेंगे, और फॉल को फास्टेस्ट कहेंगे। यानी ये जो टाइप्स हैं ये इस मटेरियल के जो है वो स्पीड के साथ गिनने की बिना पर क्लासीफाइज को जो है वो किया गया है। अब इसमें सबसे पहले क्रीम मूवमेंट आ जाती है। क्रीम मूवमेंट का मतलब होता है कि मवाद का बहुत आहिस्ता हरकत करना, और इसको आमतौर पर हम नेकेड आई से कई दफ़ा महसूस भी नहीं कर पाते कि मवाद नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बहुत छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो ढलानों पर जो है वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से मूव करते हैं। आमतौर पर
पहाड़ों की ढलानों पर लगे हुए बिजली के खंभों, सुलाहों या दरख्त में जब हल्का सा टिल्ट आ जाता है तो उससे पता चलता है कि इसके नीचे वाला मटेरियल मूव किया है। अदरवाइज़ इसको आम आँख से आप ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने एक बिल्कुल 90 के एंगल पर सीधा रॉड किसी ढलान पर लगाया है तो कुछ अर्सा के बाद वो 90 की बजाय किसी और एंगल पर सीधा यानी नहीं आया या राइट साइड पर झुक गया या लेफ़्ट साइड पर झुक गया, तो उससे महसूस होता है कि इसके नीचे मौजूद रेत, कंकर, पत्थर, मिट्टी जो है वो मूव किए हैं। तो आम तौर पर जो है वो इस मूवमेंट को सिर्फ हम इस तरह से महसूस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ये इतनी स्लो मूवमेंट होती है कि इसको हम मूव होते हुए चीज़ों को नहीं देख सकते। ये मास वेस्टिंग का नीचे जो है वो एक पूरे का पूरा मास मूवमेंट का एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये क्रीपिंग मूवमेंट, फ्लो, स्लाइड और फॉल को दिखाया हुआ है। क्रीप की फिर मज़ीद इकसाम बताई हुई हैं, सॉइल क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप, सॉलिफ्लेक्शन। फ्लो की जो है वो अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस, एवलांचेस, स्लम्पिंग। स्लाइड की रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड, डेब्रिस स्लाइड। फॉल की जो है रॉक फॉल, डेब्रिस फॉल, रॉक फॉल एंड टेलस। ये तमाम जो इकसाम हैं, जो इनके नाम हैं तकरीबन वही इनकी डेफिनेशंस हैं या वही इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। तो वन बाय वन करते हैं। अब क्रीप मूवमेंट में सबसे पहले आ जाता है सॉइल क्रीप। अब सॉइल क्रीप क्या होगी कि जब मिट्टी की बलाई तहें जो हैं वो उस पर मौजूद जो छोटा छोटा मटेरियल है वो नीचे की तरफ मूव करे तो हम उसको सॉइल क्रीप जो कहते हैं, यानी सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करें। इस अमल में इन्होंने बताया कि ढलानों पर मौजूद मिट्टी की बलाई तहें एक लंबे अरसे के बाद रींग का ढलान की तरफ हम खा जाती हैं। यह अमल बलाई तहों के गर्म और सर्द होने और खुश्क और तर होने के बार बार अमल से अंजाम पाता है, जिससे ज़रात अपनी असल जगह से ढलान की तरफ हम खा जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पूरी बलाई नरम तहें निचली जो है निचली कदरे मुस्तहकम तहों के ऊपर हम खाती नज़र आती हैं। हर बलाई तय में हम कदरे ज़्यादा होता है। इस अमल से साल के मुशाहदे के बाद बलाई सतह पर मौजूद तबी और इंसानी नकूश हम खाकर ढलान की तरफ झुक जाते हैं। मिट्टी के इस तरह रेंगने की हरकत को पहाड़ी ढलानों पर बआसानी महसूस किया जा सकता है। ऐसी हरकत ढलान की तेज़ी और कम नबातात वाली सतह पर ज़्यादा होती है। ये जो भी मैंने आपको बताया था, यानी जो सॉइल के बारीक बारीक ज़रात होते हैं मिट्टी के, वो मूव करते हैं और ढलानों पर लगी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे बिजली के खंभों और दरख्तों में आने वाले टिल्ट से इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चट्टान का रेंगना। अब रॉक की रींग पे क्या होता है कि मवाद के इस तरह रेंगने का अमल जो है वो मिट्टी की तहों तक ही सिर्फ महदूद नहीं रहता, बल्कि इस अमल से चट्टानों के बड़े बड़े इनफरादी तोदे और ब्लॉक भी जो हैं वो ढलानों की तरफ हम खाते हुए नज़र आते हैं। और चट्टानों की इस तरह की हरकत करने के अमल में भी चट्टानी मवाद के फैलने और सिकुड़ने का अमल ही शामिल है। चट्टानी ग्लेशियर का रेंगना। मवाद की इस तरह की हरकत में मुख्तलिफ हुजम और शक्लों के कई इनफरादी चट्टानी तोदे टुकड़े, बड़े बड़े पत्थर और ब्लॉक शामिल हैं जो कशिश शक्ल और ढलान की वजह से ढलान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग करते हुए आपको नज़र आते हैं। डायग्राम्स भी जो हैं ये साथ बनी हुई हैं, यानी ऑलमोस्ट जो नाम है वही इनकी डेफिनेशंस है। अब इसमें आ जाता है सॉलिफ्लेक्शन। सॉलिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिट्टी का बहना। ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, फ्रांसीसी ज़ुबान की इस्लाह है। और सॉइल से मुराद मिट्टी है और फ्लक्शन से मुराद जो है वो बहाव है, यानी मिट्टी का बहाव। इस अमल में क्या होता है कि मिट्टी और मवाद के मलबे पर जो है मबनी बड़े बड़े तोदे पानी के साथ एक महलूल की शक्ल इख्तियार करते हैं और फिर मुश्तरका बहाव की शक्ल में जो है ये नीचे की तरफ बहता है पानी जो है, इसको हम सॉलिफ्लेक्शन कहते हैं। ये देखें, ये कीचड़ जैसा मुआ जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। फ्लो मोमेंट।
अच्छा, जिसके बाद ये फ्लो मूवमेंट है। अब इसमें क्या होता है, फ्लो में मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी भी मूवमेंट्स की टाइप होंगी ये पानी के साथ किसी ना किसी तरीके से मिलकर तो फ़्लो की फॉर्म में आई हुई हैं, क्योंकि फ़्लो का मतलब ही है बहाव वाली हरकतें। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो आपकी क्रीप मूवमेंट है इससे ये थोड़ी सी तेज़ मूवमेंट होती है और इसको आसानी से देखा जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले अर्थ फ्लो है। अब अर्थ फ्लो में क्या होता है कि जो जाज़ब मिट्टी वाले इलाकों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसमें जाज़ब तह के नीचे चिकनी मिट्टी की एक मोटी तह जो है वो पानी के अमल से जो है वो उसमें हल होती है, तो वो अर्थ फ्लो जैसा एक बहाव, यानी लाखों टनों मवाद एक मिट्टी की जो स्लिपरी सी या अर्थ फ्लो की जो है वो शक्ल में जो है वो निकलता है और मवाद के इस बहाव की जो है इस किस्म में ऊपर से सेज शुदा मिट्टी एक ज़ुबान नुमा तोते की शक्ल में जो है वो बेड रॉक्स के ऊपर मुतहरक हो जाती है। ये देखिए, अब ये क्या है कि इसमें मिट्टी और पानी का फ़्लो बना हुआ है और ये ज़ुबान की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नीचे की तरफ मूव करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। मड फ्लो, मड फ्लो में क्या है कि मवाद की इस हरकत में सियाल कीचड़ पानी के साथ मिलकर ऊंची ढलानों और बुलंद इलाकों से वादियों और नशेबी इलाकों की तरफ चलता है, ये कीचड़ की फॉर्म में। इसके बाद आ जाता है डेब्रीज एवलांचेस। मवाद के बहाव की इस किस्म में बर्फ़ जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लों जसामत के पत्थर एक रेले की शक्ल में जो है वो हरकत करते हैं और ये अमल ज़्यादातर बुलंद पहाड़ों पर होता है जहाँ बर्फ़ की एक मोटी तह मौजूद होती है। बाज़ू का ज़लज़ले या किसी और वजह से बर्फ़ की तह सिरक पड़ती है और अपने साथ मवाद को शामिल करके नीचे की तरफ फिसल पड़ती है। इसको हम बर्फ़ानी मलबे और तोतों का बहाव जो है वो कहेंगे। इसके बाद आ जाता है स्लम्पिंग, मवाद का गिरना। पहाड़ी इलाकों में मवाद की इस हरकत में एक और ख़ास सूरत मवाद का गिरना है। इस अमल की सबसे बड़ी खासियत मवाद का मुतज़ाद सिमत या उल्टे रुख रोल करना, बैकवर्ड रोलिंग है। यूएसए की रियासत कैलिफोर्निया में जो है मवाद के हरकत करने की ये सूरत बड़ी आम है। इसके बाद आ जाती है स्लाइड मूवमेंट। चट्टानी मवाद की हरकत की इस तीसरी किस्म में जो है हरकत पहली दोनों इकसाम से आपको जो है वो तेज़ नज़र आएगी। इसमें इन्होंने बताया कि ये जो है यानी क्रीप और फॉल इन दोनों से ज़्यादा स्लाइड मूवमेंट जो है वो आपको नज़र आती है। इसमें सबसे पहले रॉक स्लाइड आ जाती है। मवाद की फिसलन की इस किस्म में जो है वो चट्टानी तोदे या ब्लॉक जो हैं वो बग़ैर किसी महसूस रास्ते और सिमत के जो हैं ऊपर से अलग होकर नीचे की तरफ तेज़ी से फिसल निकलते हैं। इसको हम जो है वो रॉक स्लाइड कहते हैं। अब लैंड स्लाइड में क्या होता है कि इसमें ये लैंड स्लाइड है। अब लैंड स्लाइड में क्या है कि बलाई तह के साथ साथ कतरे निचली तह भी मवाद के साथ तेज़ी से नीचे की तरफ चल निकलती है। मूसलाधार बारिशों की वजह से बुलंद इलाकों खास का तेज़ ढलानों वाली दरियाई वादियों घाटियों में जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता है लैंड स्लाइड का। डेब्री स्लाइड, इसमें क्या होता है कि चट्टानों के कई तोदे और ब्लॉक एक साथ बुलंदियों से नीचे की तरफ फिसलते चले जाते हैं।
इस मवाद की हरकत में पानी का किरदार बहुत कम होता है। मुख्तलिफ हुजम और शक्लों के चट्टानी पत्थर और तोदे तेज़ी के साथ नीचे की तरफ लुढ़कते हुए नज़र आते हैं। फॉल मूवमेंट। अब फॉल मूवमेंट में क्या होता है कि इसमें मवाद के गिरने या गिराव वाली हरकत जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, यानी ये तेज़ तरीन किस्म की जो है वो हरकत है। इस अमल में जो है वो बड़े बड़े चट्टानी ब्लॉक, पत्थर, तोदे, भट्टे, कंकर, बोल्डर्स और रेत और मिट्टी के खुरदरे और इंतहाई नफीस ज़रात ऊपर से नीचे गिरते हैं। और इसकी जो मज़ीद इकसाम है वो ये दी हुई है। रॉक फॉल है, डेब्रिस फॉल है और इसके बाद रॉक फॉल एंड टेलस है। अब इसमें सबसे पहले रॉक फॉल आ जाता है। इस अमल में चट्टानी तोदा जो है यहाँ बहुत से इनफरादी चट्टानी तोदे बिल्कुल आज़ादाना ढलान से सीधे नीचे आकर जो है वो गिरते हैं और मवाद की इस हरकत की ये किस्म तेज़ तरीन शुमार जो है वो की जाती है। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, ये पत्थर जो हैं वो इसमें गिरे हुए हैं सीधा। डेब्रिस फॉल, इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े तोदों का मलबा मिल कर नीचे गिरता है। क्योंकि मवाद की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ढलान की ज़ेरी हद पर ऐसे तोदे जो हैं वो आपको ऐसे मलबे की मोटाई जो है बाज़-औक़ात 60 से 150 मीटर तक पहुँच जाती है। ये देखिए, इसके मुकाबले में इसमें जो है वो मलबा ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। इसके बाद है जी रॉक फॉल और टेलिस। अब इसमें क्या होता है कि ये मवाद के ऊपर से गिरने का एक अहम ज़रिया है। ये अमल ज़्यादातर ढलानों और क्लिफ पर पाले पानी और दजाहरात की कमी पेशी से अंजाम पाता है। चट्टानों के टूटे हुए हिस्से ढलानों के इख्तितामी हिस्सों पर जो है वो एक त्रिकोणनुमा टीले की सूरत में जमा हो जाते हैं और फिर जो है ये इसको फिर हम रॉक टेलिस या फॉल जो है वो कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें इन्होंने बताया हुआ है फैक्टर इफेक्टिव मास वेस्टिंग के कौन से फैक्टर्स हैं जो मास वेस्टिंग पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक्टिव कॉजेज़ और पैसिव कॉजेज़। जो एक्टिव कॉजेज़ हैं उसमें ये है नंबर 1 कुदरती या मसनूई तरीक़ों से चट्टानों के ज़ेरी सहारे का खात्मा हो जाना, इससे वो गैर मुस्तहकम हो जाते हैं। पानी की जाज़बियत से और बुलाई मवाद की ज़्यादती से चट्टानों का मवाद वज़नी हो जाना, साथ ही पानी का अमल जो है वो लुब्रिकेंट जिससे मवाद का होना है। अम्ले कटाव के ज़रिए से ढलानों का तेज़ होना, नतीजतन इन ढलानों पर मवाद की हरकत का अमल आसान होना। अम्ले फरसूदगी से चट्टानी मवाद का शिकस्ता होना। जो पैसिव कॉजेज़ हैं उसमें नंबर 1 पर आ जाता है चट्टानी मवाद के अंदर मौजूद जोड़, दरसें, दरारें और फॉल्ट वगैरह, जिनसे मवाद को अलग होने में आसानी हो जाती है। सतही हदोहाल मसलन तेज़ ढलान, अमूदी चट्टानें और झुकाव वाली सतह, बलाई सतह पर नबातात की कमी या ना होना, जिससे चट्टानों को आपस में जकड़ने की ताकत कम हो जाती है। ये काम पौधों की जड़ें बखूबी करती हैं। सतह पर मौजूद जाज़ब और गैर जाज़ब चट्टानों का बाहमी तज़ाद, बलाई सख्त चट्टानी तह के नीचे कमज़ोर और कदरे गैर मुस्तहकम चट्टानों की तह की मौजूदगी। तो ये दो अहम जो है वो हिस्सों में डिवाइड की गई हैं इसकी कॉजेज़। इसके बाद ये है जी मवादी चट्टान की पहचान और अहमियत। मवाद की हरकत अमले तहरीब कारी में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। इस अमल में अहम मवाद की हरकत की जा रहे हैं किस्मों के बारे में ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये मास वेस्टिंग का पूरा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार आ भी जाता है। तो आपने इसको एक दफ़ा करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं फिर आगे मुख्तलिफ टॉपिक्स में जब इस्तेमाल होती हैं तो इनका अंडरस्टैंड होना आपके लिए ज़रूरी है। इसको अच्छे से देखिएगा, अपनी बुक से पढ़ें
कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप दोबारा से पूछ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होते हैं। अल्लाह हाफिज़।